हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये लेक्चर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 10 तक हमने शॉर्ट टर्म स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में देखा। इसमें हम लॉन्ग टर्म स्कीम्स के बारे में देखेंगे। तो मॉड्यूल 3 में लॉन्ग टर्म कोर्सेज या स्कीम्स के बारे में हम क्या क्या देखने जा रहे हैं वो हम पहले एक बार देख लेते हैं। CTS के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, CITS के बारे में जानेंगे, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, vocational training program for women, scheme for upgradation of ITIs, flexi MOU schemes, initiative in northeast left wing extremism region, scheme of polytechnics, OGT and DST, Strive and Syncal. So these are the long term courses or long schemes cover the long term courses. So we will go one by one in brief. Let's focus on first CDS. CDS, that is craftsman training scheme. क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, इसको हम डिटेल में वैसे देख भी चुके हैं, नॉट इन एग्जैक्टली डिटेल, ब्रीफ में हम इसे देख चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पहले समझेंगे इस इंट्रोड्यूस होती है, इट इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। देखिए, देश आज़ाद हो गया। अब देश अपने जो मेजर चीज़ों से उस टाइम पे जूझ रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और पॉवर्टी, इस तरह की चीज़ें थी। तो एक ही जरिया था। उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने देखा कि आसपास जो भी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे पॉवर्टी कम हुई है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हुई है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक ऐसा जरिया था जिससे इतनी वास्ट पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं रोजगार दिया जा सके, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही काफ़ी लोग लगे थे। मींस 60 to 70% लोग एब्जॉर्ब किए थे एग्रीकल्चर ने, और एग्रीकल्चर पे वो जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट थी, वो भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होता दिख नहीं रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारा देश बढ़ा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पहला पिलर आपका स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर की बात हुई तो उसमें CTS स्कीम आई। तो CTS स्कीम का काम क्या था? ये ट्रेनीज या स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कर जनरेट करेगी। तो अगर इसका हम इंट्रोड्यूस होती है 1950 में, जिसमें करीब 50 ITIs ओपन किए जाते हैं अक्रॉस दी स्टेट्स। तो अब पहले इसका पर्पस समझते हैं कि क्या पर्पस रहा इसका ओपन होने का, इस स्कीम के इंट्रोड्यूस होने का। तो सबसे पहले तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी, तो स्टडी फ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। दूसरा कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तभी डेवलपमेंट की बात हो पाएगी। तो टू रेज, दैट इज क्वांटिटेटिवली एंड क्योंकि क्वांटिटी में क्या चाहिए, पॉपुलेशन वास्ट है, क्वालिटेटिवली to raise the quantitatively and qualitatively the industrial production. By systematic training. ये पॉसिबल कब था? ये ट्रेनिंग होगी, स्किल वर्कर होंगे, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा मेजर पर्पस उस टाइम पे
टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या हो सकता है? टू कल्टिवेट एंड नर्चर ए टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एटीट्यूड। इंडस्ट्रियल एटीट्यूड in the minds of younger population। तो ये बेसिक पर्पज रहा। फिर ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुई ये देख लेते हैं। बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। तो सीटीएस, जैसे बताया कि सीटीएस स्कीम के अंतर्गत आईटीआई ओपन हुए। तो सीटीएस जो अगर हम देखें तो शेपिंग क्राफ्ट्समैन टू मीट द एग्जिस्टिंग as well as future manpower need। So the vast network of ITIs spread over various states, UTs in the कंट्री। इंप्लीमेंटेशन करना है सीटीएस का तो कैसे करेंगे? आईटीआईस के थ्रू। और क्यों कर रहे हैं? टू शेपिंग द क्राफ्ट्समैन। वो किस लिए? टू मीट द एग्जिस्टिंग एज वेल एज द फ्यूचर मैन पावर नीड। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? द नेटवर्क ऑफ आईटीआईस। और वो कहां कहां फैले हुए हैं? स्टेट एंड यूटीज में इन द कंट्री। तो ये आपका ये पॉइंट कवर हो जाता है। फिर आगे हम समझते हैं कि इसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में जब ये ओपन हुई, इनिशियली जो सीटीएस था ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बट द होल पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम वाज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें DGET ये इसको देखती थी स्कीम्स को। तो जितने भी आईटीआईज ओपन हुए उनके ट्रेनर्स का रिक्रूटमेंट हो, उनकी सैलरी हो, एवरीथिंग, एडमिशन की बात हो, दैट वाज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली इन 1950। बट होता क्या है, इन 1956 डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर टू स्टेट्स बाय सेंटर। तो स्टेट्स के पास पावर आ गई डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की एंड एडमिशन की, जो आज भी है। और 1 अप्रैल 1956 इस दिन से फाइनेंशियल कंट्रोल भी हो गया। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो अंडर स्टेट एंड यूटीज को दे दिया गया। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब है? एक तो सैलरीज की बात हो गई, और ऊपर से जो बजट आ रहा था, पहले क्या हो रहा था, वो जो बजट आ रहा था उसको सेंटर ही डिसाइड कर रहा था कि कहां पे कितना दिया जाए।
अब बजट एलोकेट कर दिया जाएगा डायरेक्टरेट में, और डायरेक्टरेट डिसाइड करेगा कि किस आईटीआईज को या किस ऑर्गेनाइजेशन को जो इस आईटीआई वाले इकोसिस्टम को देख रही होगी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये रहा हमारा इंप्लीमेंटेशन का पार्ट। आगे अभी और इसमें देखते हैं। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांटेड टू, अब होता क्या है अभी के टाइम पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस granted to स्टेट एंड यूटीज। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ काम इनको दे दिया है, डेली एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंशियल कंट्रोल दे दिया है, एडमिशन प्रोसीजर दे दिया है, बट क्योंकि अल्टीमेट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटीएस, और वो सही से उसे इम्प्लीमेंट करानी है क्योंकि ये ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो इस स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम टाइम पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कर दी स्टेट्स को। कौन? ग्रांटेड टू स्टेट बाय सेंटर। प्रेजेंट स्टेटस हम जानते ही हैं कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका स्टेटस आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन या फिर सिर्फ एजुकेशन की बात करें, ये किसका सब्जेक्ट है? कॉन्करेंट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मीन्स सेंटर एंड स्टेट्स both have power to make law on this particular subject or to make rule on this particular subject. But in case the conflict occur in between two, that is center and state, center law prevails over state. This is the meaning of concurrent subject. And to avoid this confusion, which body will make law on which part, they have decided which organization or body will do which part of the law. Just for example, day-to-day administration including admission rests with the state. अगर आज की हम बात करें, day-to-day administration including एडमिशन, कई बार हम इस टॉपिक को देख चुके हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडमिशन रेस्ट विद स्टेट्स। अच्छा, कोर्सेज की बात करते हैं। कोर्सेज अंडर सीटीएस, कोर्सेज और ट्रेड्स, तो ये इसको हम स्टेट और सेंटर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसे कोर्स द रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी, और ऐसे कोर्स जो रिकॉग्नाइज्ड बाय एससीवीटी। अब देखिए, इनिशियली जब कोर्स ओपन होगा आईटीआई में, इनिशियली कोर्स ओपन इन आईटीआई automatically recognized by SCVT of that state, क्योंकि हर स्टेट के पास अपनी SCVT है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT ऑफ दैट स्टेट। फिर कुछ पैरामीटर्स है, इफ क्राइटेरिया फुलफिल्ड, criteria fulfilled by ITI for particular course or trade, तो होगा क्या? The ITI will apply for NCVT approval, NCVT approval।
एनसीवीटी अप्रूवल के लिए जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, द ट्रेड और कोर्स अप्लाइड फॉर अप्रूवल फ्रॉम एनसीवीटी। अब फायदा क्या है एनसीवीटी और एससीवीटी का वो भी हम ही देखेंगे। तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है उसका, उसका बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। द मेजर पार्ट ऑफ थिंग इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द एनसीवीटी मैंडेटेड रूल्स इज ओके और नॉट। सेकेंड पॉइंट उसमें देखा जाएगा द ट्रेनर्स अवेलेबिलिटी एज पर द क्वालिफिकेशन। जो भी क्वालिफिकेशन है वो दैट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट एज पर मेंशन इन द एनसीवीटी गाइडलाइंस। तीसरा चीज देखा जाएगा उस ट्रेड को परफॉर्म करने के लिए सुटेबल मशीनरीज एंड इक्विपमेंट है कि नहीं। तो यही मेजर 3 चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि एक कोर्स जो ऑलरेडी एससीवीटी में है वो एनसीवीटी रिकॉग्नाइज हुआ है या नहीं। अब फायदा क्या है, देखिए एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड से बच्चा कहां जा सकता है, एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड बच्चा जा सकता है और जॉब कर सकता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। वहीं एनसीवीटी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड का बच्चा जॉब कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसका एनसीवीटी के जो कोर्सेज हैं वो NSQF रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो हम देख चुके हैं। तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ सिंक है। तो उसकी जो स्किल डेवलप हुई है, सेट डेवलप हुआ है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एट नॉट ओनली एट द इंडिया लेवल बट ऑल्सो वर्ल्ड लेवल। ये फायदा रहता है, इस तरीके से अप्लाई करते हैं। आगे समझते हैं और इसके बारे में एनसीवीटी रिकॉग्नाइज कोर्सेज की अगर हम आज के टाइम पे बात करें, प्रेजेंटली एनसीवीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज 150 जो NSQF से अलाइंड है, NSQF कंप्लाइंट ट्रेड्स, इतनी ट्रेड्स में इनके कोर्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, लाइक दैट। और ये इंक्लूड कर रहा है टोटल कोर्सेज, टोटल 1 ईयर एंड 2 ईयर कोर्सेज as well as engineering and non-engineering courses। ये सारा कुछ आज के टाइम पे कितना है 150। इसकी ITIs और ये CTS के थ्रू जो ITIs चल रहे हैं, इनकी अगर मैं ग्रोथ देखूं तो देखिए 1950 में जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो 50 न्यू ITIs ओपन किए गए। और यहीं पे आज अगर मैं 2023 की बात करूं तो 14,930 ITIs रनिंग हैं, जिनमें 3,227 गवर्नमेंट ITIs हैं एंड 11,702 प्राइवेट ITIs हैं। ये नंबर चेंज हो सकते हैं बाय द टाइम यू विल क्लियर द एग्जाम। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है अप्रोक्सीमेट
व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ द गवर्नमेंट आईटीआई इन ओवरऑल आईटीआई इकोसिस्टम, तो वो बता सकते हैं। और इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है कि ग्रोथ बताइए, पहले कितने थे और आज के टाइम पे, तो अप्रोक्सीमेट अगर बता देंगे 15,000 के आसपास है, जिनमें 3,000 के आसपास आपके गवर्नमेंट आईटीआई है एंड 12,000 के 11 से 12,000 के आसपास आपके प्राइवेट आईटीआई। ये प्राइवेट आईटीआई के नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये हमने ग्रोथ की बात करी, ये हमने सीटीएस स्कीम की बात करी। हमने क्या क्या देखा सीटीएस में, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम जो 1950 में इंट्रोड्यूस होती है, 50 नए आईटीआईज ओपन किए जाते हैं, उसके पर्पस देखा कि क्या क्या इसका पर्पस है। हमने देखा कि स्टडी फ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स होना के लिए इसका पर्पस, मतलब ये इंट्रोड्यूस की गई। और क्या रेज करने के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों चीज इंक्रीज करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए एंड कल्टीवेट एंड नर्चर टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एटीट्यूड इन द माइंड्स ऑफ यंगर पॉपुलेशन, ये भी एक बात। इम्प्लीमेंटेशन आईटीआईज के थ्रू होता है। इनिशियली सीटीएस जो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, 1956 में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स को हैंड ओवर कर दिया गया और 1 अप्रैल 1956 को फाइनेंशियल कंट्रोल भी स्टेट्स के पास आ गया। आगे हमने देखा कि कोर्सेज अंडर सीटीएस, तो एनसीबीटी, एससीबीटी, एससीबीटी स्टेट का है, एनसीबीटी वो नेशनल वाला डीजीटी का एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग आर्म। तो एनसीबीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो अब बदल के एनसीबीईटी हो गई है, इसमें एक संवर्ज हो गई है, जो नेशनल स्किल अथॉरिटीज होती वो भी चेंज कर दी, इसमें एजेंसी आई थी, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें जो कोर्सेज होते हैं बाय डिफॉल्ट एससीबीटी रिकॉग्नाइज होते हैं स्टेट के, जिस स्टेट में ओपन होता है, बट उसको एनसीबीटी का अप्रूवल लेने के लिए उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, वो फिलफिल करने होते हैं। तो वो क्राइटेरियाज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी, सुटेबल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर वो अप्रूव हो गया तो देखिए एनसीबीटी का फायदा ये है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जॉब कर सकता है। फिर आगे हमने देखा कि इनकी ग्रोथ कैसे हुई है। अब बात कर लेते हैं हम सीआईटीएस की, इसको भी हम देख चुके हैं, बट और थोड़ा डिटेल में अब जान लेते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अब देखिए आईटीआई तो ओपन हो रहे हैं, तो उससे पहले जरूरत पड़ेगी इंस्ट्रक्टर्स की, तो उससे पहले ही 1948 में ये स्कीम लागू कर दी गई, जिसके थ्रू इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जो आपके आगे आईटीआई में पढ़ाने जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग बोथ इन स्किल्स एंड ट्रेनिंग methodology is imparted to the instructor trainees to make them convergent with techniques of transferring hands-on skills to train skilled मैन पावर फॉर इंडस्ट्री। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जो इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है इन्हीं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू, जो ऐसे कॉलेज ओपन किए गए, जो इंस्टीट्यूट ओपन किए गए, जो इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग कराएंगे, मींस इंस्ट्रक्टर्स प्रिपेयर करेंगे जो आगे चल के आईटीआई में कोर्स और जो ट्रेड्स को पढ़ाएंगे। आगे और इसके बारे में जानते हैं।
NSTI, पहले इनके नाम काफी कुछ अलग होते थे, हम ये और सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। NSTIs एंड ITOTs, ये हम सारी चीज देख चुके हैं डिटेल में इसी मॉडल में स्टार्टिंग में, जो बॉडीज की बात कर रहे थे। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं फॉर इंस्ट्रक्टर्स। इनमें एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आपके पास NTC हो, या आपके पास NAC हो, या आपके पास डिप्लोमा हो, या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो। NTC मीन्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NAC मीन्स नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिग्री, इस तरह का कुछ भी है। मतलब आपने ITI कराया है, अप्रेंटिस करके आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर CITS। कितने ट्रेड्स में होती है ये? 34 ट्रेड्स, टोटल 34 ट्रेड्स में CITS होती है। उसमें आपके 27 इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं और 9 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। अगर अब क्वेश्चन बनता है MP के बिहाफ पे, MP में NSTI वुमेन्स वाला है जो है आपका इंदौर में, ऐसे ही ITOT वो कहाँ पे है? भोपाल में। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ये आपका सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, ITOT आपका स्टेट फंडेड। तो ये चीज हमने देखी। आगे अगली स्कीम के बारे में जानते हैं, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। तो देखिए ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कवर कर चुके हैं जब एवोल्यूशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे। और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 1977 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्वीडिश अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, स्वीडिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं ये वर्ल्ड बैंक। इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको फोकस करती है, उनके लिए ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं जिससे कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये इसका जो टारगेट है मेन वो क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स, शॉर्ट टर्म। बहुत ज्यादा डिटेल में वी हैव ऑलरेडी कवर्स इन द एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो मॉड्यूल 2 में हमने देख रहे थे। आगे हम थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में जो है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन के लिए क्या क्या वोकेशनल प्रोग्राम में किए गए और ये जो प्रोग्राम है पर्टिकुलर कब स्टार्ट हुआ। तो देखिए इस प्रोग्राम को शॉर्ट में यही बोल देते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन। अब ये कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च होता है 1977 में। पर्पज क्या है? टू मेन स्ट्रीम
women into economic activities, into economic activities, ये करना चाह रहा हूँ, to mainstream women into economic activities. असिस्टेंस, हेल्प की भी जरूरत पड़ी, तो ये किसकी हेल्प से डेवलप हुई स्कीम, लॉन्च हुई? एक स्वीडिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से ये डेवलप या लॉन्च हुई. अंडर दिस प्रोजेक्ट, vocational trades were identified that were particularly suitable for women and their implementation plan. Their implementation plan. अंडर दिस प्रोजेक्ट वोकेशनल ट्रेड्स वर आइडेंटिफाइड, जो वोकेशनल ट्रेड उनको आइडेंटिफाई किया गया जो वुमेन ओरिएंटेड, सुटेबल फॉर वुमेन, एंड इम्प्लीमेंटेशन को भी प्लान किया गया इसी स्कीम के तहत. इसमें आगे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन ये क्या करता है? ये प्रमोट्स करता है, इट प्रमोट्स vocational training for women for wage employment in industry as instructors, and also promotes their self employment. तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट कर रहा है, वेज एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट कर रहा है, और एज ए इंस्ट्रक्टर वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये भी प्रमोट कर रहा है. तो दिस प्रोग्राम offers what? Industrial skill training under industrial skill training अंडर CTS. CTS के अंडर में जो इंडस्ट्रियल स्किल ट्रेनिंग है वो इसके अंडर में आती है. दूसरा इंस्ट्रक्टर स्किल ट्रेनिंग अंडर CITS. नेक्स्ट डिमांड ड्रिवन शॉर्ट टर्म कोर्सेस.
अगला स्पेशल प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग द इंस्ट्रक्टर ऑफ ITIs और क्या हो सकता है? एक और हो सकता है आपका टेलर मेड कोर्सेस एज पर इंडस्ट्री डिमांड। तो ये इस प्रोग्राम के अंडर में जो भी ये वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मेजरली ये सारी वो चीज़ें कवर कर लेता है जो ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स हैं, वो इंक्लूड कर लेता है, इसमें कन्वर्ज कर लेता है। तो हमने इसमें क्या देखा? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन में ये कब लॉन्च होता है, इसकी लॉन्चिंग डेट इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्च होता है किस किस की हेल्प से लॉन्च हो रहा है, उन दोनों अथॉरिटीज़ का नाम भी इम्पोर्टेंट है, सीडा एंड ILO, स्वीडिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ILO। जो लास्ट वाली स्कीम है वो भी इन दोनों का हेल्प रही है। क्यों होता है? टू मेन स्ट्रीम वुमेन इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वुमेन को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम आता है। अंडर दिस प्रोजेक्ट वोकेशनल ट्रेड्स वर आइडेंटिफाइड दैट वर पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर वुमेन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इस स्कीम में पहले क्या हुआ कि भैया वुमेन के लिए कौन कौन सी ट्रेड्स को सुटेबल माना जाए और उनमें उनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करे जाए उन ट्रेड्स को, ये डिसाइड होता है। फिर आगे जब ये आता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस करी जाती हैं? वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, इंस्ट्रक्टर एज इंस्ट्रक्टर वो काम करें वो कैसे किया जा सकता है ये बताया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बात होती है, और ये फोकस एरियाज होते हैं, प्रमोशन कर जाते हैं। और ये प्रोग्राम ऑफर करता है ये मेजरली 5 पॉइंट्स, जो हम CTS के अंडर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं, CITS के अंदर इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है, डिमांड ड्रिवन शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो 6-6 महीने के कोर्सेज हो गए, स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स ऑफ ITIs। तो ITIs की जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाए, टेलर मेड कोर्सेज एज पर द इंडस्ट्री डिमांड। तो इंडस्ट्री टेलर मेड कोर्सेज खुद के अकॉर्डिंग उन्होंने 2-3 वीक के प्रोग्राम बनाए हैं जो अपने इंडस्ट्री रिलेवेंट, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। तो इस लेक्चर में हमने ये स्कीम्स देखी। अगले लेक्चर में हम बची हुई जो लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।